वाकया आश्किन का। ये कोई 1.5 साल पहले की बात है जब उसका फोन आया। मुझे उसने अपना नाम नूर जैब बताया और मेरे एक पुराने जानने वाले का हवाला दिया और कहा कि एक मसला के सिलसिला में आपसे मिलना है कि उनके हवाला वाले दोस्त का पहले ही फोन आ चुका था कि उनका मसला हल करना है, इसलिए मैंने उन्हें अगले दिन का वक्त दे दिया। अगले दिन मुकर्रर वक्त पर वो अपनी वालिदा के साथ मेरे सामने थी। मेरी तौक़े के बरक्स वो पर्दा में थी, हालांकि जो कच था उसके बारे में दोस्त ने बताया था, नक्शा कुछ और बनता था। खैर, मैंने कहा कि हाँ जी, मसला बयान करें। तो उसने कहा कि मसला चूंकि बहुत पुराना है तो मैं चाहती हूँ कि तफसील से बयान करूँ। मैं भी चूंकि फार ही था तो कहा कि ठीक है। तो उसने कहा कि ये कोई 10 साल पहले की बात है। हम लोग लंदन में रहते थे और काफ़ी मॉडर्न थे। अंग्रेज़ों का साहुलिया हमारे घर में बहन भाई माँ बाप सभी आज़ाद थे और हर कोई अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रहा था। यूनिवर्सिटी में मेरा एक पाकिस्तान दोस्त था जो कि जागसी जागीरदार घराने से ताल्लुक़ रखता था और जंग के नवा में उनकी ज़मींदारी थी। जब वो वापस जाने लगा डिग्री मुकम्मल के बाद तो उसने मुझे पाकिस्तान आने की दिदवत दी। खैर, कोई साल डेढ़ बाद मेरी वालिदा की कोई बहन जो पाकिस्तान में मुकीम थीं और हमें सालों हो गए थे उनसे मिले हुए, उनका फ़ोन आया कि उनका चल चलाओ करीब है और वो वालिदा से मिलना चाहती हैं। पता नहीं वालिदा के दिल में भी कहां से बहन की मोहब्बत जाग उठी और उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। अचानक मेरे जहन में अपनी पाकिस्तान दोस्त और उसकी दिदवत आ गई और मैंने वालिदा से कहा कि मैं भी पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। वो वहाँ कुछ दोस्तों से भी मिल लूंगी। खैर, हम दोनों पाकिस्तान आ गए। लाहौर के अपनी खाला के घर क़याम किया। घर किया, बस 2-3 कमरों का मकान था। मैंने तो एक रात बहुत मुश्किल से वहाँ गुजारा। वैसे भी मेरी कोई जज्बात ये वाबस्तगी तो थी नहीं उनसे, सो अगले दिन मैंने होटल में कमरा लिया और वहाँ शिफ्ट हो गई और अपने दोस्त को कॉल किया कि और इसे बताया कि मैं पाकिस्तान में हूँ। ये सुनकर वो बहुत हैरत ज़दा हुआ कि तुम कैसे आ गई, तुम तो पाकिस्तान के नाम से भी भागती थी। मैंने कहा कि तुमने दिदवत दी थी तो आ गई, अब अगर कहते हो तो वापस चली जाती हूँ। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम बताओ कहाँ हो, मैं लेने आ जाता हूँ। मैंने होटल का नाम बताया। उसने कहा कि वो शाम तक आ जाएगा मुझे लेने। जून जुलाई के दिन थे, गर्मी इंतहा की थी, इसलिए मैंने सारा दिन कमरे में गुजारा। शाम में वो मुझे लेने आ गया। चाय पीने के बाद मैंने वालिदा को फ़ोन किया और बताया कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ। वहाँ से हम उसके गांव आ गए जो कि जंग के करीब वाक़ था। वैसे तो उनकी रहाइश लाहौर में भी थी मगर मैंने जंग जाने को तरजीह दी। रात गए हम उसके गांव पहुंचे जहां उनका घर था। घर की एक आलीशान हवेली थी। दरवाजे पर उसकी वालिदा और बहनें खड़ी थी। सलामदा के बाद मुझे अंदर ले जाया गया जहां फ्रेश होने के बाद खाने के कमरे में खाना खाया गया। लंदन में रहने के बावजूद मैं रात को जल्दी सोने की आदी थी क्योंकि उससे सेहत अच्छी रहती है। मुझे जो कमरा दिया गया उसमें जहाजी साइज का बेड था। अपनी जिंदगी में इतना बड़ा लकड़ी का बेड मैं पहली दफा देख रही थी। खैर, काफ मरे में ही थोड़ी वक्त के बाद मैं सोने के लिए लेट गई। अभी आंख लगे थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई घूर रहा है। चूंकि नींद अभी कच्ची थी इसलिए एहसास ज्यादा शिद्दत से हो रहा था। मैं हट के बैठ गई क्योंकि एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा था मगर कमरे में कोई नहीं था। मैं के दरवाज़ा खिड़कियां सब चेक किया मगर सब बंद था। एसी चलने की वजह से कमरा ठंडा था मगर मुझे अब पसीना आना शुरू हो गया था। देखने जाने का एहसास मुसलसिल हो रहा था। मुझे पहली दफा अपने छोटे कपड़े की वजह से शर्म महसूस हो रही थी। मैंने बस्तर पर मौजूद चादर लपेट ली तो देखे जाने का एहसास यकदम खत्म हो गया। मैंने अपना वहम समझ क्योंकि जन्नत से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। ये नहीं कि मैं ऐसी चीज़ों को मानती नहीं थी क्योंकि लंदन में भी बहुत सी जगहें हंटर मशहूर हैं। मगर उस वक्त मेरा ध्यान बिल्कुल उस तरफ नहीं गया। खैर, मैंने चादर लपेट ये और सो गई। रात का पता नहीं कौन सा पहर था जब मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा है। नींद बहुत गहरी होने के बावजूद उस हाथ की तपिश ने मुझे जागने पर मजबूर कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो
है महसूस हवा जैसे कोई बेड से नीचे उतरा है। वो चादर जो मैं लपेट कर सोई थी वो बेड के नीचे पड़ी थी। फिर उसके बाद मुझे नींद न आई और बाकी की रात सोते जागते गुजरी। सुबह तबीयत नींद पूरी न होने की वजह से एक स्लमंदी का शिकार थी, उसलिए बेड से उठने को दिल ना किया। मगर चूंकि चाय की तलब हो रही थी उसलिए कपड़े बदले और बाहर निकली। अभी सुबह पूरी तरह नहीं हुई थी, हिल्का हिल्का अंधेरा था। मैं घूमते घूमते किचन की तरफ फनकुल गई जहां पर एक मुलाजमा थी। इसे चाय का कहा तो उसने कहा कि बीबी चाय कमरे में दे दूं या बाग में। मैंने कहा कि बाग कहा है तो उसने कहा हवेली के पछली तरफ। मैंने कहा मुझे बाग का रास्ता बता दो और चाय वहां ही ले आना। उसने बाहर आकर मुझे बाहर जाने का रास्ता बताया और अंदर चली गई। मैं वहां से बाग में आई। सुबह की हवा और सरसब्ज दरख्त देखकर तबीयत थोड़ी बहाल हुई। मैंने बाग जवक का बस थोड़े से फलदार और फूलों वाले पौधों पर मुश्तमिल था का एक चुकर लगाया। तबीयत जरा फ्रेश हुई तो देखा वहां एक टेबल लगा हुआ है जिसके साथ सिर्फ एक कुर्सी पड़ी थी। टेबल पर फल जूस और चाय के बर्तन नजर आ रहे थे। मैंने सोचा, मैंने तो सिर्फ चाय का कहा था, हो सकता है उसने सोचा हो जूस और फल भी दी देती हूँ, जो खाना हो खा लेगा। तबीयत चूंकि थोड़ी फ्रेश हो गई थी उसलिए चाय की बजाय जूस को तरजीह दी। जूस बिल्कुल ताज़ा था, पी कर तबीयत और फ्रेश हो गई। 2 गिलास जूस पीने के बाद मैं अंदर आ गया। वो मुलाजमा मिली नहीं वरना उसका शुक्रिया अदा करती। खैर 2 मुलाजमों से पूछ पूछ के अपने कमरे तक पहुंची, नहा के कपड़े बदले। उस दौरान भी एक दो बार देखे जाने का एहसास हवा, मगर ज्यादा देर नहीं। इसी दौरान दोस्त की बहन आई और कहा कि आई नाश्ता तैयार है। जिंदगी में पहली दफा देसी नाश्ता किया जो कि बहुत मजेदार लगा। इसी दौरान दोस्त की छोटी बहन ने कहा, काफ हाँ आज बारिश होगी, बाहर बहुत ज्यादा बादल आ गए हैं। ये एक अच्छी खबर थी। मैं नयन के साथ मिल के बाहर घूमने का प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि पहले वो मुझे गांव में अपनी जमीनों का विजिट करवाएंगी, बाद में करीब मौज वद सुल्तान बाहू के मज़ार पर जाएंगे या मुनैहीर के दरबार पर। नाश्ते के बाद हम पैदल ही वहां से निकले। हमारे पीछे कोई 10 गार्ड होंगे। मैंने कहा कि गार्ड्स क्यों, तो दोस्त ने बताया कि हम जमींदारों की दुश्मनियां होती वो हैं, इसलिए गार्ड्स रखते हैं। वहां से उनके फिलेड्स पर पहुंचे। काफी रकबा था उनका। उनकी काश्तकारी के नजदीक नहर गुजरती थी जिस पर उन्होंने दरख्त लगाकर बहुत खूबसूरत माहौल बनाया हुआ था। उस दौरान भी मुझे लगा काफ हाँ, उन सब के अलावा भी मेरे साथ कोई है जिसकी सांसें बाज दफा मैं अपने कानों के करीब महसूस करती। खैर नहर पर बैठकर हमने बहुत सी बातें की, लंदन की, यहाँ की। इसी दौरान बातों का रुख जन्नत की तरफ मड़ गया तो दोस्त तने बताया कि उनकी हवेली में भी कहते हैं कि जन्नत हैं, मगर आज तक उन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं, मगर उनको महसूस कई लोगों ने किया है। मैंने कहा कि वो किसी खास जगह पर हैं या फिर पूरी हवेली में फरते हैं। तो उसने बताया कि हवेली में कई जगह पर उनकी मौजूदगी महसूस की गई है। मेरा दिल किया कि बता दूं कि रात मेरे साथ किया हुआ, मगर फिर जैसे ये बात मेरे जहन से बिल्कुल नकुल गई और हम दूसरी बातें करने लगे। दोपहर के वक्त हम वापस आए, खाना खाया और आराम के लिए अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। रास्ते में मैंने सुबह वाली मुलाजमा को देखा तो मैंने कहा कि सुबह मैंने तमही सिर्फ चाय का कहा था, मगर तुमने तो जूस और फरूट भी साथ रख दिया। बाग में टेबल पर तो जो उसने कहा वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। उसने कहा कि बीबी मैं तो बाग में गई थी मगर आप वहां नहीं थी, तो मैंने सोचा कि शायद वापस कमरे में चली गई हो गया। तो माँ ही कमरे में चाय लेके चली गई। आपके गस्ल खाने से पानी गिरने की आवाज आ रही थी तो मैं चाय रख के वापस आ गई। वाकया आश्क जिन का हिस्सा दोम। ये सुनने के बाद मुझे डरना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों मेरे दिल में जरा भी डर नहीं पैदा हुआ, बल्कि मैं हंसते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में जाने के बाद मुझे याद आया कि मुलाजमा क्या कह रही थी। जब मेरे जहन में वो बातें वापस घूमी तो मेरे पसीने छूट गए। मुझे एकदम से कमरे में खौफ महसूस होने लगा, जैसे कमरे में कोई मौजूद हो और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। मैंने बचपन के बाद पहली दफा जिंदगी
ये मैं जो कुछ भी टोटा फोटा कुरानी आयात याद थी दिल में पढ़नी शुरू कर दी तो डर कुछ कम हवा मगर देखे जाने का एहसास लगातार महसूस हो रहा था। मैं फ्रेश होने के बाद कपड़े बदल कर कमरे से बाहर निकल गई और दिल में ये फैसला कर लिया कि अपने दोस्त को उस बारे में बता दूंगी और आज उस कमरे में नहीं सोऊंगी। मगर मुझे क्या पता था कि कुदरत मेरा फैसला पहले ही लिख चुकी है। बाहर सब जमा थे क्योंकि मज़ार शरीफ सुल्तान बाहुरहम ता लीला अलैह पर जाने का प्रोग्राम था। जैसे ही मैं सबके पास पहुंची कमरे वाली बात मेरे जहन से यूं गायब हुई जैसे मेरे साथ ऐसा कुछ हवा ही न हो। हम दो गाड़ियों में मज़ार शरीफ की तरफ रवाना हुए। रास्ता में भी बा रहा मुझे किसी के साथ का एहसास होता रहा। मगर मैं चाहकर भी किसी को उस बारे में नहीं बता सकी। जब भी इरादा किया कि बताओ मेरा जहन बिल्कुल साफ हो जाता। मज़ार शरीफ पर जब हम पहुंचे तो इतना रिश नहीं था आवाम का। मज़ार शरीफ के सामने मौजूद वज़ू खाने से सबने वज़ू किए। मैं जैसे ही वज़ू करके नीचे उतरी एक फ़कीरनी जिसके बाल मिट्टी में अटे हुए थे यकदम मेरे सामने आ गई। फ़कीरनी का हुलिया देखकर मैं डर के पीछे हुई और वो खाने की सीढ़ियों पर गिर गई। फ़कीरनी मेरी तरफ देखती रही और फिर बोली ऐसी चीज़ों को साथ लेकर अल्लाह वालों के पास नहीं आते। मैंने कहा मैं समझी नहीं तो उसने कहा ये कमबख्त जो तेरे सर पर चढ़ के बैठा हुआ है, उतार इसे। मैंने कहा मुझे तो कोई नहीं दुख रहा। उसने कहा झूठ बोलती है तो जानती है कि वो तेरे साथ है मगर उसने तेरी जुबान बांध दी है तो बोल नहीं सकती। जा चली जा वापस यहाँ से जाकर अपने गुनाहों की माफी मांग। जान छड़वा उससे वरना ये सारी जिंदगी का रोग बन जाएगा। मैंने कहा कि कैसे जान छड़वाऊं तो उसने कहा जा ढूंढ अब तेरी जिंदगी तलाश में ही गुजरेगी। इसी दौरान मुझे दोस्त की बहन ने आवाज दी कि वहां क्यों बैठ गई हो आ जाओ। जब मैंने वापस फकीरनी की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैं घबरा गई और भागकर बाकी सबके साथ मिल गई। दोस्त की बहन ने पूछा आप वहां क्यों बैठ गई थी हम आपका इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा कि मुझे उस फकीरनी ने रोक लिया था। उन्होंने कहा कि कौन सी फकीरनी आप तो अकेली बैठी थी वहां। ये सुनकर मैं और परेशान होगी। खैर अंदर गए मज़ार के दा की जहन में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। गलरा कर दा मांगी कि अब कोई गिना नहीं करूंगी बस उससे जान छड़वा दो। क्योंकि अब मैं हकीकतन परेशान हो गई थी। वहां से वापसी पर हम मुनैहीर के दरबार पर आए वहां भी मुझे वो फकीरनी नजर आई। जब मैंने अपने दोस्त को कहा कि वो देखो वो फकीरनी तो उसको वो नजर न आई। उसने कहा कि तमही वहम हो रहा है। पता नहीं कैसे मेरी जुबान खल गई और मैंने सारी तफसील अपने दोस्त को बता दी। सारी तफसील सुनने के बाद वो भी परेशान हो गया और मुझे कहा कि कल को मैं तमही करीब ही मौजूद किसी बुजुर्ग के पास ले जाऊंगा आज रात तुम छोटी बहन के साथ सो जाना। मैंने कहा ठीक है। रात में उसकी छोटी बहन के साथ सोए। ये देखे जाने का एहसास तो रहा मगर उससे ज्यादा कुछ न हवा और रात गुजर गई। सुबह नाश्ता के बाद मैंने दोस्त से कहा कि चलो मुझे वहां ले चलो तो उसने कहा चलो हम उसके गांव के साथ वाकई एक दूसरे गांव में पहुंच ये मेरे ख्याल में वहां उसने पहले ही अतला कर दी होगी कि उनके काफी लोगों की मौजूदगी के बावजूद हमें पहले अंदर जाने दिया गया। या कोई और वजह रही होगी। अंदर एक बुजुर्ग कोई 50 साल के करीब उम्र होगी सफेद काल ये डारी लंबे बाल बैठा हुआ था। सलामदा के बाद मैंने सारा हाल कम वकिस्त बयान कर दिया। जिसके बाद उस बुजुर्ग ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पढ़ते जाते थे मेरे सर और कंधों पर वजन बढ़ता जाता था। अचानक कोई चीज मुझसे अलग होकर दीवार में समा गई और दीवार पर एक साया नजर आने लगा। मगर मुझे लग रहा था कि वो बहुत गजबनाक है उस वक्त। बुजुर्ग ने इसको कहा कि क्यों उस लड़की का परेशान कर रही हो। साया से आवा साई कि मैं उसको पसंद करता हूं तुम जितना इल्म रखते हवास से ज्यादा इल्म मेरे पास है मेरे रास्ते में मत आना वरना ये जो तुमने स्वांग रिचाया हुआ है 1 मिनट में खत्म कर दूंगा और तमही निंगा करके सारे गांव के सामने ये खड़ा कर दूंगा और जो जो तुम उस गांव की औरतों के साथ कर चुके हो सबको बता दूंगा। इतना सुनना था कि वो बुजुर्ग घबरा गया और उससे मुआफी मांगने लगा।
मेरे दोस्त ने जब ये सब सुना तो उसने उस बुजुर्ग को ग्रीबान से पकड़ लिया और 2-3 थप्पड़ मारे, मगर मैंने कहा कि छोड़ो, चलो हम चलते हैं। जैसे ही हम बाहर निकलने लगे, साया ने कहा, मैं तमही नहीं छोड़ूंगा, जाओ जहां मर्जी चली जाओ। हर हफ्ता के 2 दिन मेरे होंगे। मैं आया करूंगा, खूब सच सनूर के रहा करो मेरे लिए। मेरा खौफ से बुरा हाल था। मैं बेहोश होने के करीब थी। मेरे दोस्त ने मुझे पकड़ा और बाहर गाड़ी तक लाया। गाड़ी में बैठते ही मैंने दोस्त से कहा, मुझे लाहौर मेरी वाल देह के पास छोड़ाओ। दोस्त भी परेशान हो गया था, इसे ने भी सोचा उस वक्त यही बेहतर है कि मुझे मेरी वालिदा के पास छोड़ाए। खैर, घर से कपड़ों का बैग लिया और लाहौर की तरफ निकल पड़े। मैंने अपनी वालिदा को फोन किया। वर पूछा का वो कहाँ हैं। माँ आखिर माँ होती है, मेरे लहजे से ही वो समझ गई कि मैं परेशान हूँ। वालिदा ने बताया कि वो वहाँ ही हैं, अपनी बहन के घर। मैंने दोस्त को एड्रेस बताया और उसने मुझे मतलूबा जगह डरा कर दिया। मैंने अपनी वालिदा को सब बताया और उन्होंने अपनी बहन को। सब परेशान हो गए। खाला की सास ने बताया कि यहाँ करीब ही एक बंदा है जो काला इल्म करता है, मगर जन्नात को काबू करने का दिद्वी करता है। हम फोर अनिस की तरफ रवाना हुए। वहां जाते हुए रास्ते में बार बार मेरे दिमाग में एक ही जुमला घूम रहा था कि मत जाओ वहां, मत जाओ वहां। मगर मैं चलती रही। 2 गिलियां दूर उस बंदे का घर था। जब हम वहां पहुंचे तो वो कहीं जाने के लिए नकुल रहा था। हमें देखकर रख गया और मसला सुनने के बाद उसने हमें अंदर बुला लिया। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, हमारे पीछे ही वो भी अंदर दाखिल हो, और जैसे ही वो बंदा घर के अंदर दाखिल हुआ तो जैसे किसी ने उसको हवा में उछाल दिया हो और हमारे ऊपर से उड़ता हुआ आकर हमारे सामने गिरा और उसका सर फट गया। फिर तो जैसे कोई बाकायदा इसे मारने लगा। कभी ऐसा लगता कि जैसे कोई लाते मार रहा हो, और कब ये थप्पड़ों की आवाज आने लगती। हम फौरन वहां से वापस पलटे और घर की तरफ दौड़ लगा दी। लोग भी हैरानी से हमें देख रहे थे कि उन औरतों को किया हवा है, ऐसे गिलियों में भाग रही हैं। हमने घर पहुंचकर ही सांस लिया। घर पहुंचते ही मेरी वालिदा और खाला की सास, जो काफी एजड थी मगर वो भी हमारे साथ भाग कर ही आई थी, चारपाई पर गिर गईं। खाला की बेटियों ने फौरन पानी दिया हमें। अभी हम बैठे ही थे कि देवा र पर एक काला स्याह बुला नजर आया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना मोटा बुला कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें, अल्लाह अल्लाह, आज भी सोचती हूं तो खौफ से दिल कांपने लगता है। इतनी सुर्ख थीं और लगता था कि उनमें आग जल रहा ही हो। वो आंखें मुझे अपनी औजूद में गड़ती हुई महसूस हो रही थीं। अचानक मेरे जहन में जैसे अल्फाज टाइप होना शुरू हो गए कि मैंने तमही कहा था ना कि मैं तमही पसंद करता हूं, तुम भी मुझे पसंद करो, और उन बाबू ओ आमिलों के चुकर में न पड़ो। उनसे ज्यादा इल्म मेरे पास है। एक का हाल तुम वहां देख के आई हो और एक का हश्र यहां देख लिया। अब भी नसीहत हासिल नहीं हुई तमही। मुझे तो ऐसा था जैसे काटो तो बदन में खून उन्ना ही। इतने में खाला की बेटी ने जूता मारा, जो सीधा जाके उस बल्ले की कमर पर लगा। जूता लगते ही उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। जैसे ही उसकी नजरें खाला की बेटी की नजरों से मिले, खाला की बेटी ने तड़पना शुरू कर दिया। या आंखों को पकड़कर आवर ऊंची आवाज में रोने लगी। मेरे जहन में फिर टाइपिंग शुरू हो गई कि तुम्हारे और मेरे दरमियान अगर कोई आया तो इसे ऐसी ही सजा मिलेगी। मैंने कहा का उसका कसूर नहीं है, वो नहीं जानती कि तुम कौन हो इसे मुआफ कर दूं। उसका कहा, जो सजा दे दी वो दे दी, हाँ उसकी सजा मख्तसर कर देता हूं। सुबह तक ये ठीक हो जाएगी। इतना कहकर वो बुला दीवार से दूसरी तरफ उतर गया। वो दिन और आज का दिन हम कई आमिलों बा सरगों के पास गए। बहुत से आमिल तो उसकी धमकियों से ही डर गए और कच ने नक्शा नटकाया। उस दौरान मैं लंदन भी वापस गई, वहां भी चर्चों में गई, जिन उतारने वालों से मिली, मगर वो किसी के भी काबू में नहीं आया। फिर मैं अब 2 साल से यहाँ ही हूँ और कई बुजुर्गों के पास गई मगर कुछ नहीं बना। उस दौरान वो बाकायदगी से हफ्ते में 2 दिन मेरे पास आता है। मुझे इस्तेमाल करता है। कई दफा उसने मुझे नकाह का कहा मगर मैं उससे
निकाह नहीं करना चाहती। उसके इस्तेमाल करने के बाद मेरी हालत ऐसी हो जाती है जैसे मैं सदियों की मरीज हूँ और मेरे बदन में खून बिल्कुल खत्म हो गया हो। अब मैं थक गई हूँ। मैं अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी ने मुझे आपके उस्ताद मोहतरम का बताया। हम उनके पास गए तो वो बहुत बीमार हैं। फिर उनके एक मरीद ने कहा कि उनका एक शागिर्द है, आप उससे मिलने, हो सकता है वो आपकी कुछ मदद कर सके। फिर इसी के कहने पर हम आपके पास आए हैं।